हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में चर्चा हुआ था कि कल वाटर साइन के बारे में बताया जाएगा, तो मैं आज वीडियो लेकर आ गई हूँ वाटर साइन के बारे में, जो कि फंडामेंटल का ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर जो वाटर साइन का है, इसमें वाटर साइन के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात होगी, जिसके अंदर हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वाटर साइन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। और मैं अच्छे से बताने वाली हूँ इसमें वाटर साइंस के बारे में, और जिसमें कि हम पहला इसमें पढ़ेंगे आज टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें 5 वाटर साइन का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें हम पहला टेम्परेचर के बारे में आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट करते करते हम पूरे वाटर साइन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो कल मैं लेकर आऊँगी, जिसके अंदर पायरेक्सिया के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वाटर साइन क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होता है कि वाटर साइन को हम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, यानी कि वाटर साइन बोलिए या फिर आप कार्डिनल साइन बोलिए, यानी कि वाटर साइन का अदर नेम क्या होता है, तो कार्डिनल साइन होता है। ओके, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर साइन का अदर नेम क्या है, तो कार्डिनल साइन है। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वाटर आर्गन कितने होते हैं, तो वाटर आर्गन हमारे 5 होते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। वाटर आर्गन 5 में इसमें कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट हमारा ब्रेन। ओके, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया एंड लीवर हो गया। ओके, यानी कि 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को पूरी तरीके से रेगुलेट करने का काम करते हैं। और इसी जो रेगुलेशन का पता करना होता है, तो हम वाइटल साइन के दौरान पता करते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि वाइटल साइन क्या होता है। वाइटल साइन एक तरीके का सब्जेक्टिव साइन है या फिर ऑब्जेक्टिव साइन है, तो वाइटल साइन हमेशा ऑब्जेक्टिव साइन होता है। ऑब्जेक्टिव साइन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वाइटल साइन जो होता है हम खुद से पेशेंट नहीं बता सकता है। सब्जेक्टिव साइन तो वो होते हैं जिसमें कि पेशेंट खुद से अपने सिम्टम्स को बताता है, बट ये जो साइन होते हैं ना, वाइटल साइन भी हमारा ऑब्जेक्टिव साइन के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पे वाइटल साइन भी लगा हुआ है, तो इस वजह से हम जितने भी मतलब साइन लगे हुए होते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी डॉक्टर या नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, मीजर किया जाता है, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है। वाइटल साइन हमेशा मरीज का ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, क्योंकि पेशेंट को खुद मालूम नहीं रहता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, क्योंकि हम मीजर करते हैं तभी बता पाते हैं। हमारे बॉडी का पल्स कितना होता है, नहीं तो वो भी हम मीजर करने के बाद ही बता सकते हैं, तो डॉक्टर या नर्स मीजर करता है। ओके, कोई भी पेशेंट सेल्फ से नहीं बता सकता है कि हमारा टेम्परेचर इतना है। ओके, इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये सब बेसिक जानकारियाँ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वाटर साइन होता क्या है एक्चुअली। तो वाटर साइन रिफ्लेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजिक स्टेटस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू इवेल्युएट होम्योस्टैटिक बैलेंस, यानी कि शरीर की सारी स्थिति को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, जो कि शरीर की समस्थिति संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। ये हमारे वाटर साइन होते हैं। ओके, इट इज ए क्रिटिकल मेजरमेंट दैट इंडिकेट द स्टेट ऑफ पेशेंट एसेंशियल बॉडी फंक्शन, यानी कि यह एक तरीके का नैदानिक माप होता है जो कि रोगी के आवश्यक शारीरिक कार्यों की स्थिति को इंगित करता है। नेक्स्ट है दे आर कॉल्ड वाइटल बिकॉज दे आर गवर्नड बाई वाइटल आर्गन एंड डेविएशन टू एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन, यानी कि इन्हें हम महत्वपूर्ण अंग इन्हें वाइटल आर्गन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण अंगों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ओके, ये वाइटल साइन जो होते हैं ये वाइटल आर्गन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। वाइटल आर्गन बताया ना कि 5 होते हैं, उन्हीं 5 वाइटल आर्गन के द्वारा हमारे वाइटल साइन जो होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं, वो कंट्रोल किए जाते हैं। और इसमें यदि वाइटल साइन में किसी भी प्रकार का डेविएशन या विचलन आता है, तो हमारी बॉडी फंक्शन एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन को इंडिकेट करने लगते हैं, शो करने लगते हैं, यानी कि हमारा बॉडी फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे वाइटल आर्गन ही हमारी बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कर रहे थे। लेकिन यदि वाइटल आर्गन के अंदर कोई प्रकार का डेविएशन आ गया, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ गई, तो हमारा बॉडी फंक्शन जाहिर सी बात है कि वो एबनॉर्मल हो जाएगा, तो इसमें विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आने लगती है बॉडी के अंदर। तो ये हमारा वाइटल आर्गन हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वाइटल साइन जो होते हैं वो हमारे शरीर के एक नॉर्मल एवं एबनॉर्मल फंक्शन को इंडिकेट करते हैं, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारे जो वाइटल साइन होते हैं ये भी बताते हैं कि हमारे जो वाइटल आर्गन है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वाइटल आर्गन की स्थिति के बारे में भी पता लगाते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल वाइटल साइन एडल्ट के अंदर। तो नॉर्मल वाइटल साइन जो होते हैं ये 5 होते हैं। ओके, 5 होते हैं नॉर्मल वाइटल साइन, जिसके अंदर पहला है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन, यानी कि टोटल 5 नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो नॉर्मल वैल्यू आप देख लीजिए। टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल
टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। पल्स कितनी होती है तो 72 बीट्स पर मिनट, या रेंज के अंदर बात करें तो 70 to 80 बीट पर मिनट, यानी कि बीपीएम का मतलब है बीट पर मिनट, बीट्स पर मिनट, ओके, पर मिनट, बीपीएम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है 16 पर मिनट होती है। अगर रेंज के अंदर बात करें तो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं वो हमारा रेस्पिरेशन होता है। पल्स क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर हमारा हृदय कितनी बार बीट करता है वो हमारा पल्स होता है। नेक्स्ट है बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है तो 120/80 mm of Hg। नेक्स्ट है पेन। पेन जो होता है 5th वाइटल साइन माना जाता है, यानी कि ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 5वां वाइटल साइन क्या होता है, तो हमारा वाइटल साइन पेन होता है 5वां। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से आ गया टेम्परेचर। ओके, पहला हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है तो ए डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, यानी कि हीट की ऐसी डिग्री या मतलब ये यानी हीट जो होता है, हीट की ऐसी डिग्री, एक डिग्री जो कि बॉडी के द्वारा मेंटेन करी जाती है वो हमारी टेम्परेचर कहलाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वह हीट प्रोडक्शन यानी कि ऊष्मा उत्पादन एंड हीट लॉस यानी ऊष्मा जो हानि होती है उसके बीच के बैलेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा टेम्परेचर होता है। यानी कि हीट प्रोडक्शन हो गया और हीट लॉस हो गया, दोनों के बीच में ये बैलेंस बनाने का काम करता है, तो हमारा टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर की डिफिनीशन हो गई। नेक्स्ट है थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होता है देखो, बता देते हैं तोड़ के इसको। थर्मोजेनेसिस, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर बोल लो या हीट बोल लो। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, यानी कि हीट का प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे हुआ थर्मोजेनेसिस का मतलब हीट प्रोडक्शन हुआ। तो ये थर्मोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है तो केमिकल रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी कि ये थर्मोजेनेसिस जो होती है वो हीट प्रोडक्शन की केमिकल रेगुलेशन होती है, यानी कि केमिकल यानी रासायनिक नियमन होता है हीट प्रोडक्शन का। नेक्स्ट है थर्मोलाइसिस, फिजिकल रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस, यानी कि ये जो हीट लॉस की या फिजिकल रेगुलेशन यानी भौतिक विनिमय होती है हीट लॉस की, तो वो हमारी थर्मोलाइसिस होती है। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है कि थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, लाइसिस का मतलब है टूटना या गिरना, है ना। तो इसमें टेम्परेचर जो होता है फॉल डाउन होता है या इसमें हीट लॉस होती है, तो वो हमारा थर्मोलाइसिस होता है। थर्मोजेनेसिस में हीट प्रोडक्शन होती है वो केमिकल रेगुलेशन के द्वारा होती है, और हीट लॉस जो होता है वो हमारी फिजिकल रेगुलेशन के द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर या हीट रेगुलेशन सेंटर जो होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्मोजेनेसिस क्या होता है। थर्मोजेनेसिस अभी भी मैंने बताया, थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन होना, जो कि एक तरीके का केमिकल रेगुलेशन के द्वारा होता है, जिसके अंदर हीट कैसे रेगुलेट होगी। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके जो फूड होता है उससे हमें जो भी एनर्जी मिलती है, उसके द्वारा जो एनर्जी मिलती है ना, तो वो हमारा हीट प्रोडक्शन का भी काम करती है। इस वजह से उससे यानी फूड का जितना ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा थर्मोजेनेसिस यानी उससे हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हीट ऑक्सीडेशन के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरी, यानी कि 1 ग्राम यदि हम CHO यानी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या फिर 1 ग्राम हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें हीट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है 1 ग्राम फैट। 1 ग्राम फैट जो होती है 9 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट बी पार्ट देख लेंगे और कैसे कैसे हीट प्रोड्यूस होता है। तो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड, यानी कि स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन यानी फूड के स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के द्वारा भी हमें हीट का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से 50 to 60% यानी कि 50 to 60% होता है। प्रोटीन जो होता है 30% मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है ना फूड में, तो वो प्रोटीन का होता है। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट है फैट से हमें 4% मिलती है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। नेक्स्ट है मिक्स डाइट से 12%। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज से, यानी एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गया, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है तो पसीने के द्वारा बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इमोशनल मूड में होते हैं या सैड में होते हैं तो भी हमें बहुत पसीना होने लगता है, घबराहट होने लगती है, तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होने का काम होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल इफेक्ट, इंक्रीज एड्रिनल एंड थायराइड, यानी कि जो भी थायराइड हार्मोन T3 T4 हैं और एड्रिनल हार्मोन्स है जब भी इंक्रीज होते हैं तो भी इनकी वजह से भी हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लगती है। नेक्स्ट है डिजीज कंडीशन लाइक फीवर किसी भी बीमारी के द्वारा जैसे हीट प्रोड्यूस होने लगा।
फीवर के अंदर, जैसे फीवर तो एक बीमारी नहीं है, हालांकि सिम्टम है, बट इसमें जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वह इंक्रीज होने लगता है। जैसे हाइपोथर्मिया हो गया, इसके अंदर बॉडी डिक्रीज होने लगता है बॉडी टेम्परेचर, लेकिन यहाँ इंक्रीज की बात हो रही है तो डिजीज कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस यानी थर्मोलाइसिस का मतलब है हीट का लॉस होना। हीट लॉस कितने प्रकार से होता है, किस किस प्रकार से होता है, तो यहाँ हीट लॉस देखिए 4 टाइप से होता है। एक तो स्किन के द्वारा होता है, दूसरा लंग्स के द्वारा होता है, तीसरा किडनी के द्वारा होता है, और नेक्स्ट है बॉवेल के द्वारा। तो हीट जो होता है, मैक्सिमम जो हीट लॉस होता है ना वो स्किन के द्वारा ही होता है। मैक्सिमम हीट लॉस स्किन के द्वारा होता है, जिसके अंदर पहला जो मेथड है वो रेडिएशन मेथड है, जिसके अंदर इसमें भी अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो स्किन के द्वारा होता है थर्मोलाइसिस या हीट लॉस, लेकिन उसमें भी यदि पूछा जाए कि किस प्रोसेस के द्वारा या किस मेथड से होता है तो उसमें रेडिएशन मेथड आता है। तो यानी रेडिएशन मेथड से स्किन जो हीट लॉस होता है वो 60% के अबव 60% होता है। इसमें रेडिएशन मेथड क्या होता है, तो यह ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विच इज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यानी कि इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है ना वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे होता है, लेकिन वो दोनों वस्तुएं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती हैं। यानी कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच हीट जो दोनों के बीच है, दोनों सरफेस के बीच, दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, बट ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना ये आपस में टच नहीं है। ओके, तो वो हमारा रेडिएशन मेथड के द्वारा हो गया, यानी कि विकिरण के द्वारा। तो वहाँ पे विकिरण के द्वारा हो गया हीट लॉस। नेक्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा हमारा 22% तक हीट लॉस होता है, जिसके अंदर ये प्रोसेस बाई विच सब्सटेंस इन लिक्विड चेंज इन वेपर स्टेट। यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड अवस्था से सीधे भाप मतलब वाष्प की अवस्था में बदल जाता है वो हमारा इवेपोरेशन की अवस्था कहलाती है। यानी कि इसके अंदर हीट लॉस बाई वेपोराइजेशन, यानी कि वेपोराइजेशन के द्वारा हीट जब लॉस होता है तो उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। ये भी 22% तक हीट लॉस करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि आप नहा धोकर आए, जैसे ही आप नहा के आते हैं ठंडी के अंदर, नहा के जैसे ही बाहर निकलते हैं आप देखेंगे तो बॉडी से भाप निकलने लगता है, तो वो हमारा इवापोरेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3rd नंबर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है जैसे कि हवा के माध्यम से हीट लॉस होना, यानी ये 15% तक हीट लॉस करता है, जो कि हीट ट्रांसफर बाई एयर सर्कुलेशन, यानी कि एयर सर्कुलेशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होना, यानी कि हीट लॉस बाई कूल सर्कुलेटिंग एयर। यानी कि आसपास आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप पसीने से बहुत पसीना हो रहा है आपको और आप पंखे के पास बैठ गए या फिर कूलर के पास बैठ गए, तो इस एसी हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, तो आप वहाँ पे बैठते हैं तो उस जो एयर के माध्यम से आपकी जो हीट लॉस होती है, बॉडी जो कूल होती है, उसको हम कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन से 3% यानी सबसे मिनिमम होता है ओके कंडक्शन से, बट इसमें ध्यान देने की बात है हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट, यानी कि इसके अंदर जो होता है हीट जो ट्रांसफर होता है ना तो वो जो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की हीट लॉस होता है ना, यानी हीट लॉस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद कूल ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, यानी कि एक वस्तु जो होती है वो आपस में दूसरी वस्तु से चिपकी हुई होती है, यानी जो गर्म होगी वो ठंडे की ओर अपने हीट को ट्रांसफर कर देगी। तो ये हमारा हो गया कंडक्शन मेथड। तो हमारे स्किन से 4 मेथड से हीट लॉस होता है, जो कि सबसे मैक्सिमम हमारा रेडिएशन मेथड है 60% तक, और ऐसे पूछे कि थर्मोलाइसिस सबसे ज़्यादा किससे होता है तो स्किन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लंग्स के द्वारा, जब हम सांस लेते हैं तब हमारी हीट लॉस होती है, गरम हवा बाहर निकलती है। नेक्स्ट है किडनी के द्वारा, जैसे कि हम यूरिन पास करते हैं तभी थर्मोलाइसिस होता है, नहीं देखते होंगे तो आप हॉट यूरिन पास करते हैं। नेक्स्ट है बॉवेल का मतलब स्टूल जब पास करते हैं तो उस वजह से भी हीट लॉस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक कोर टेम्परेचर होता है, एक सरफेस टेम्परेचर होता है। कोर टेम्परेचर का मतलब होता है कि इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी इट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो टेम्परेचर होता है इसमें बॉडी के डीप टिश्यू का टेम्परेचर होता है और ये हमेशा स्थिर रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि कोर जो टेम्परेचर होता है वो इंटरनल बॉडी या डीप टिश्यू का होता है टेम्परेचर, और ये कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा ये कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में बात कर लें तो रिएक्टर टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्टर टेम्परेचर हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर आता है, जो कि हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है ऑलवेज। और क्या बोलते हैं, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओके। यानी कि आप जितने भी इंटरनल बॉडी जो ऑर्गन होते हैं ना या डीप टिश्यू होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो कोर टेम्परेचर के अंदर आता है, मोटा ऐसा समझिए। नेक्स्ट है सरफेस टेम्परेचर। सबसे सरफेस टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू
इट राइज एंड फॉल इन रिलेशन इन इन्वायरमेंट, यानी कि यह स्किन का टेम्परेचर होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का टेम्परेचर होता है, जो कि यानी कि जो वातावरण के बदलने के साथ साथ यह अप डाउन होता रहता है, यानी कि गिरता रहता है, बढ़ता रहता है। ये हमारा सरफेस टेम्परेचर, यानी इसमें वेरिएशन आते रहते हैं, यानी कि जैसे आप वातावरण में रहेंगे आपकी स्किन का टेम्परेचर, यानी ठंडी में है तो थोड़ा स्किन ठंडी रहेगी, गर्मी में थोड़ा सा मतलब हीट हो जाता है, तो इस वजह से ये सरफेस टेम्परेचर को इंडिकेट करता है और ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, इसमें वेरिएशन आते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं की पॉइंट। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट के अंदर पहला है नॉर्मल वेरिएशन। ओके, नॉर्मल वेरिएशन कितना होता है? तो 97 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस के अंदर यदि देखें तो 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सर्केडियन रिदम या डाययूरिनल वेरिएशन, यानी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड, यानी कि सर्केडियन रिदम में क्या है कि हमारा जो बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 24 घंटे के अंदर 0.5 से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में नॉर्मली चेंज होता रहता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर। इसमें कॉमन साइट में 3 होते हैं। पहला एक्जिला है। एक्जिला का जो टेम्परेचर होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाला जो टेम्परेचर होता है वो ओरल टेम्परेचर ही होता है। सबसे लेस जो कॉमन होता है वो हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर होता है, और सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो एक्सिलरी टेम्परेचर होती है। सबसे एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो ओरल टेम्परेचर की होती है। नेक्स्ट है रेक्टल। रेक्टल के अंदर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सेल्सियस के अंदर 37.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर आता है। नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर 4 to 6 PM इन इवनिंग, यानी कि शाम के टाइम 4 से 6 बजे के बीच में शाम के टाइम टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे हाईएस्ट होता है। और लोवेस्ट टेम्परेचर 4 to 6 AM इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह के टाइम 4 से 6 बजे के बीच में सबसे टेम्परेचर लोवेस्ट होता है बॉडी का। नेक्स्ट है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन टेम्परेचर डिक्रीज एंड आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर इंक्रीज। कितना इंक्रीज होता है? 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि जब हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है तो उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बट आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर इंक्रीज। जबकि ओवुलेशन जब होता है, नियंडोत्सर्ग जब होता है, तो उसके बाद का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज जाता है। ठीक है, वो कितना इंक्रीज होता है? तो 0.5 से लेकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ डॉर्सल सरफेस ऑफ योर हैंड वाइल टेकिंग टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, टेम्परेचर चेक करने जा रहे हैं अपने हाथ से, तो आप हमेशा अपने हाथ का डॉर्सल सरफेस यूज करेंगे। यानी कि ये जो डॉर्सल सरफेस है, स्किन वाला जो पोर्शन है, पाम वाला पोर्शन नहीं यूज करना है आपको। पाम की डिफरेंट मतलब उधर अपोजिट साइड वाला नहीं, डॉर्सल सरफेस का हमेशा यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सभी की पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, तो क्या होता है? रेक्टम होता है। यानी कि सबसे जो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा होता है टेम्परेचर का, तो वो हमारा रेक्टल टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को बताता है, जो कि हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है, कभी भी ये बदलता नहीं है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, तो ओरल होता है। यानी कि यदि मोस्ट कॉमन पूछे टेम्परेचर असेसमेंट तो हमारा ओरल होता है, क्योंकि हमेशा हम मोस्टली ओरल से ही टेम्परेचर यूज करते हैं, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आती है। बट मोस्ट रिलायबल किस पे हम विश्वास कर सकते हैं, तो हमारा रेक्टल टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बताता है, जो कि किसी भी वातावरण के संपर्क में आने से कभी वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का असेसमेंट हम किस प्रकार करते हैं, तो हम थर्मामीटर के द्वारा ही करते हैं। ओके, तो थर्मामीटर के भी इसमें डिफरेंट टाइप हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन सा थर्मामीटर कैसा टेम्परेचर लेता है और उसकी यूजेज क्या क्या होते हैं। ओके, तो पहला आप देख लेते हैं इसमें ग्लास थर्मामीटर, है ना। पहले ग्लास थर्मामीटर में देख लेते हैं। पहला है इस ग्लास थर्मामीटर जो होता है वो मरकरी का बना होता है। जो मरकरी के 3 मतलब होते हैं ये जैसे ये गुण होते हैं। ओके, ये हाईली हीट सेंसिटिव होती है, यानी कि हीट से बहुत सेंसिटिव होती है, जल्दी पिघलने लगती है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल एंड इजी विजिबल, यानी कि यह इकोनॉमिकल एंड इजीली विजिबल होती है, यानी कि हम इसमें बहुत साफ तरीके से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। नेक्स्ट है देयर इज ए कंस्ट्रक्शन एबव द बल्ब विच प्रिवेंट मरकरी फॉल।
यानी कभी भी मरकरी जब मतलब टूट जाता है तो उससे बचाव करने के लिए हम बल्ब की साइड से नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी ये है देयर इज कंडीशन एबव द बल्ब विच प्रिवेंट मर्करी फॉल। नेक्स्ट है बिफोर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टेम एंड आफ्टर स्टेम टू बल्ब। यानी कि जब भी कभी हम टेम्परेचर लेने से पहले यदि हम थर्मामीटर को क्लीन करते हैं तो हम बल्ब टू स्टेम करते हैं, और जब बाद में करना होता है यानी आफ्टर यूजिंग जो थर्मामीटर होता है टेम्परेचर लेते हैं, मतलब टेम्परेचर लेने के बाद जो हम थर्मामीटर को क्लीन करते हैं तो उसको हम स्टेम टू बल्ब करते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया ग्लास थर्मामीटर या मर्करी थर्मामीटर। ओके, ये हमारा जो पार्ट है ना आगे वाला ये बल्ब होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये स्टेम होता है। तो जब कभी हम यूज करने से पहले जो क्लीन करते हैं ना, यूज करने से पहले तो ये बल्ब टू स्टेम करते हैं इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, और यूज करने टेम्परेचर लेने के बाद जो हम क्लीन करते हैं तो वो हम स्टेम टू बल्ब करते हैं। अब समझ में आ गया होगा, जो कि लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया, यानी कि लेस कंटामिनेटेड एरिया से मोर कंटामिनेटेड एरिया की तरफ हम क्लीन करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा है क्लीनिंग बिफोर बल्ब टू स्टेम आफ्टर स्टेम टू बल्ब। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर है, पहला है एक तो डिसइंफेक्शन का नाम दिया हुआ है, एक तो स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है, जिसके अंदर पहले हम डिटॉल या फेयर इनॉल प्रेगनॉल जो लेते हैं, प्रेगनॉल, इसका जो स्ट्रेंथ होता है 1:40 होता है, और इसका जो टाइमिंग होती है वो 5 मिनट के लिए होती है। यानी कि जब हम थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए जब हम डिटॉल का यूज़ करते हैं तो इसको उसका जो रेशियो होना चाहिए 1:40 होना चाहिए, और इसको उसकी जो टाइमिंग होती है यानी डिटॉल के अंदर हम 5 मिनट के लिए रखते हैं थर्मामीटर को ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है सेवलान, सेवलान का जो स्ट्रेंथ होता है 1:20 होता है, इसमें भी हम 5 मिनट के लिए रखते हैं। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेवलान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइजोल, लाइजोल का भी स्ट्रेंथ जो होता है 1:40 होता है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग होती है सबसे कम होती है 3 मिनट होती है। इतना याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट फार्मूला, यानी कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एंड फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। पहला है डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ब्रैकेट में है F - 32 × 5/9, यानी कि डिग्री सेल्सियस का फार्मूला है। नेक्स्ट डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C × 9/5 + 32, ये होता है डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और ये आप फार्मूला याद किए रहेंगे तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर वैल्यू को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, जिसके अंदर क्या है, इट कंटेन्स बैटरी पावर कंट्रोल यूनिट एंड टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब, यानी कि यह जो होता है बैटरी पावर कंट्रोल यूनिट को इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, बैटरी पावर कंट्रोल यूनिट लगी होती है, और यह इसके अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब भी लगा होता है। इट नॉट ब्रेकेबल एंड शॉर्ट टाइम ऑफ रीडिंग, आइडियल फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि यह टूटने वाला नहीं होता है, नॉट ब्रोकेबल होता है, एंड शॉर्ट टाइम रीडिंग है, बहुत कम समय के अंदर ही टेम्परेचर को रीड कर लेता है, और यह आइडियल फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए सबसे आदर्श होता है। इसका इमेज आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है। ओके, ये है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, देख सकते हैं आप ना, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है लेकिन देख सकते हैं आप। और ये रहा मरकरी थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर या ग्लास थर्मामीटर बोल सकते हैं आप, ठीक है। आप ये येलो वाला देख सकते हैं आप स्ट्रिप, इसमें मरकरी होता है और ये सब रीडिंग वैल्यू होती है, और ये जो पार्ट है ये हमारा ग्लास का बना हुआ होता है जो कि सबसे हीट सेंसिटिव पार्ट होता है। अब नीचे पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर अब क्या होता है, इट कंटेन्स सेंसर
इट कंटेन सेंसर प्रोब्स विच इज प्लेस इनटू ईयर कैनाल टू डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि इसमें एक सेंसर प्रोब लगा होता है जो कि ईयर कैनाल में हम लगाते हैं, जो कि जिसको हम ईयर कैनाल के अंदर प्लेस करते हैं और यह इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। यूज फॉर इन्फेंट एंड यंगर चाइल्ड रीडिंग इन 2 सेकेंड, यानी कि यह 2 सेकेंड के अंदर ही सबसे फास्ट रीडिंग दे देता है, यानी कि 2 सेकेंड के अंदर ये रीडिंग को टेम्परेचर रीडिंग को बता देता है, और यह इन्फेंट एंड यंगर चाइल्ड यानी छोटे बच्चों के अंदर टेम्परेचर रीड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। ये कैसा थर्मामीटर है? इट इज सिंगल यूज पेपर थर्मामीटर, यानी कि इस थर्मामीटर को हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजल लिखा हुआ है। उसको इसके एक बार के अलावा हम दूसरी बार यूज नहीं करते हैं, दूसरी बार में हम डिस्पोज कर देते हैं, यानी एक ही बार यूज करना है, सिंगल यूज यहाँ पे लिखा है। इट कंसिस्ट सेंसर दैट कंटेन ऑर्गेनिक केमिकल डॉट्स विच मेल्ट एंड चेंज कलर एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि इसके अंदर सेंसर लगा होता है जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल डॉट्स कंटेन करके रखता है, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर अपने कलर मेल्ट होता है और अपने कलर को चेंज कर देता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? रेक्टल एरिया, ओरल, एक्सिलरी, रीडिंग इन लेस देन 3 मिनट, यानी 3 मिनट से कम टाइम में ही यह रीडिंग बता देता है। और इसका यूज़ तीनों टाइप के टेम्परेचर लेने में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या है? टेम्पा डार्ट, आपको मैं दिखा देती हूँ। टेम्पेनिक एंड डिस्पोजेबल थर्मामीटर, ये देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर है, ये है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। ओके, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, ये सेंसर प्रोब जो कि ईयर कैनाल के अंदर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे रीडिंग शो होती है, आप देख सकते हैं। और ये रहा डिस्पोजल पेपर थर्मामीटर, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेंसर प्रोब डॉट्स लगी होती हैं, इस टाइप से टेम्पर डॉट। यही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा अलग अलग टेम्परेचर आपको बताता है, और ये जो डॉट्स बनी होती हैं यह मेल्ट होने लगती हैं टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ, और ये आपको कलर चेंज होने लगता है। जैसे रेड है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। तो ये हमारा डिस्पोजल है, और इसको एक ही बार यूज करते हैं, और यह तीनों टाइप के टेम्परेचर लेने में सहायक होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव आर स्ट्रिप्स, यानी कि टेम्परेचर एक सेंसिटिव होती है या फिर स्ट्रिप्स के माध्यम से भी हम कैसे टेम्परेचर लेते हैं उसका देख लेते हैं। इट इज स्ट्रिप कंसिस्ट हीट सेंसिटिव इंडिकेटर, यानी कि ये एक स्ट्रिप होती है जो कि हीट सेंसिटिव इंडिकेटर के साथ होती है। कैन बी यूज ओवर फोरहेड एंड एब्डोमेन, यानी कि इसका जो यूज होता है फोरहेड यानी माथे पे लगाते हैं, एब्डोमेन पे लगाते हैं। इसके अंदर भी हीट सेंसिटिव इंडिकेटर स्ट्रिप्स लगी होती हैं। इसका अभी दिखाती हूँ मैं। टेम्परेचर आर्टरी थर्मामीटर, इसका जो यूज होता है वो इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस के अंदर होता है, जो कि टेम्पोरल आर्टरी के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसका इमेज मैं दिखा देती हूँ। ये रहा टेम्परेचर स्ट्रिप थर्मामीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्ट्रिप है, इसके द्वारा फोरहेड पे लगाया गया है, और ये है आर्टरी थर्मामीटर, टेम्परेचर आर्टरी थर्मामीटर, जो कि टेम्पोरल आर्टरी पे यहाँ पे लगाया गया है। सारे इमेज क्लियर हैं? सो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे असेसमेंट थर्मामीटर हो गए। नेक्स्ट है आप कॉमन साइट क्या क्या होती हैं टेम्परेचर को असेस करने के लिए। कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, कॉमन साइट में इतनी सारी साइटें हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आपका है ओरल, नेक्स्ट एक्जिला, रेक्टम, ग्रोइन एरिया एंड वेजाइना। इन सभी से टेम्परेचर लिया जाता है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं तो नेक्स्ट आगे दिया गया है, जिसके अंदर पहला मैं बताऊंगी ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर में क्या होता है कि प्लेस थर्मामीटर इन 2 मिनट इफ पर्सन ड्रिंक हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, च्यू गम एंड देन वेट फॉर 15 मिनट, यानी कि इसमें हम थर्मामीटर को ओरल टेम्परेचर लेने के अंदर हम जो थर्मामीटर होता है उसको हम 2 मिनट के लिए जीभ के नीचे लगा के रखते हैं। और यदि कोई पर्सन है जो कि हॉट ड्रिंक्स यानी कि कोई टी या कॉफ़ी लिया हुआ है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लिया हुआ है, या फिर स्मोकिंग किया हुआ है, या फिर च्युइंगम किया हुआ है, तो उसके लिए हम 15 मिनट से ज़्यादा तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। ओके, नहीं तो यदि पहले लेंगे तो टेम्परेचर रीडिंग में मतलब वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो हमारा रीडिंग गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ओरल टेम्परेचर होता है
वह किसमें कंट्रा इंडिकेशन होता है। एक तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर कंट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल होश में नहीं होता है। अगर हम कभी मतलब डालेंगे, यदि थर्मामीटर उसके मुंह में प्लेस भी करते हैं तो मतलब तोड़ भी सकता है, ब्रोकन होकर मरकरी उसके अंदर जा सकती है, तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है सीजर्स। यदि सीजर आ रहे हैं किसी भी पेशेंट को तो वो खुद ही अनकंट्रोल मूवमेंट में होता है, तो हम उसको मतलब अच्छी तरीके से उसकी रीडिंग नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट है एपिलेप्सी में भी सेम कंडीशन है। नेक्स्ट है ओरल इंजरी। ओरल इंजरी के अंदर भी टेम्परेचर थर्मामीटर पर्सन अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा माउथ के अंदर, तो इस वजह से भी रीडिंग गलत आ सकती है। इस वजह से हम कंट्रा इंडिकेशन करते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। किसी को कफ आ रहा है यानी कि हाई मतलब कफिंग हो रही है पेशेंट को, तो उसमें भी हम ओरल टेम्परेचर अवॉइड करते हैं लेना। नेक्स्ट है चाइल्ड अंडर 6 ईयर ऑफ एज, यानी कि यदि कोई बच्चा 6 साल से कम उम्र का है उसके अंदर भी हम ओरल जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रा इंडिकेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बच्चा होता है उसको अच्छे तरीके से थर्मामीटर को होल्ड करने नहीं आता है, और वह जो थर्मामीटर होता है ग्लास थर्मामीटर लाइक हमने यूज किया, और उसको वह दांत से मतलब चबा करके वो फोड़ भी सकता है और मरकरी उसके अंदर जा करके हार्म कर सकती है। इस वजह से हम इन कंडीशनों में ओरल टेम्परेचर लेना अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर क्या होता है? इसके अंदर प्लेस थर्मामीटर फॉर 5 मिनट आइडियल फॉर न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रेन, यानी कि इसके अंदर हम जो टेम्परेचर होता है एक्जिला के अंदर हम 5 मिनट तक लगा के रखते हैं, फिर टेम्परेचर को रीड करते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है जो कि न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रेन के लिए सबसे आइडली यूज होने वाला मेथड होता है ऑक्सिलरी टेम्परेचर मेथड। ओके, नेक्स्ट है रेक्टम टेम्परेचर। रेक्टम टेम्परेचर में क्या होता है कि प्लेस थर्मामीटर फॉर 5 मिनट, रेक्टल के अंदर भी हम 5 मिनट के लिए थर्मामीटर को प्लेस करते हैं, होल्ड करते हैं, और इसके अंदर टेम्परेचर इंसर्ट की जो मतलब लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो एडल्ट के अंदर हम रेक्टल थर्मामीटर रेक्टम के अंदर एनस के अंदर हम 1.5 इंच तक इंसर्ट कर सकते हैं, चिल्ड्रेन के अंदर 1 इंच तक कर सकते हैं, और यदि इन्फेंट के अंदर हाफ इंच तक हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यानी रेक्टल टेम्परेचर किस कंडीशन में हम कंट्रा इंडिकेट करते हैं या अवॉइड करते हैं, तो वो हमारा डायरिया का पेशेंट उसको लूज मोशन हो रहा है, वो अच्छे तरीके से थर्मामीटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा एनस के अंदर, इस वजह से उसमें हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट्री, सेम कंडीशन। नेक्स्ट है रेक्टल सर्जरी। यदि किसी पेशेंट की रेक्टल सर्जरी हुई है तो उसके अंदर भी हम रेक्टल टेम्परेचर लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे भी पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है कैंसर ऑफ द रेक्टम, यानी कि रेक्टल अगर कैंसर हो गया है तो उस कंडीशन में भी हम रेक्टल टेम्परेचर लेना अवॉइड करते हैं। तो सो गाइस, आज का ये वीडियो रहा कंप्लीट टेम्परेचर के बारे में, वाइटल साइन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है वाइटल साइन के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में, पूरा कंप्लीट जानकारी है। ये पार्ट ए रहेगा हमारा टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो पायरेक्सिया के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और कहीं भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। और हम इस चैनल पे बने रहने के लिए यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक रेगुलर पहुंचता रहे। और आज से डेली क्लासेस मतलब कल से ही डेली क्लासेस स्टार्ट हैं, आप डेली हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसमें ये जो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।